हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मांग वक्र के ऋणात्मक होने के कौन कौन से कारण हैं और मांग के नियम के अपवाद क्या है, इन दो बिंदुओं के ऊपर जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। मांग वक्र का ढाल सबसे ये पहले हम ये जानते हैं कि होता क्या है। मांग वक्र का ढाल जो है ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक ढाल होने का मतलब क्या है कि मांग वक्र जो है वो ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। जैसा कि अगर आप इस मांग वक्र को बनाते हैं तो ये देखिए, ये हमारे पास वे जो है ये डिमांड कर्व होगा। जो डी डी है वो हमारे पास है मांग वक्र, यानी इसका ढाल ऋणात्मक है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये जो मांग वक्र नीचे की तरफ आ रहा है किस चीज़ को शो कर रहा है? अगर आप इसके ऊपर प्राइस लेते हैं, इधर आप क्वांटिटी लेते हैं, तो ये दिखा रहा है कि भी जब कभी भी कीमत कम होगी तो उसकी वजह से मांग में वृद्धि होगी, और अगर कीमत के बढ़ने पर कीमत के कम होने के ऊपर मांग जो होगी वो बढ़ेगी, और इसके विपरीत अगर कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी वजह से जो है मांग पहले से कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो है मांग वक्र का ढाल जो होता है वो बाएं से दाएं, ये हमारी बाईं साइड है, इस तरफ से दाईं तरफ आता है, और दूसरा ऊपर से नीचे की ओर, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ मांग वक्र होता है। तो ये अपना मांग वक्र का ढाल है। तो मांग वक्र का ढाल जो है किसी वस्तु की कीमत और मांग के बीच ऋणात्मक संबंध को दिखाता है। इसका मतलब कीमत में जिस दिशा में परिवर्तन होता है उस वस्तु की मांग में उससे विपरीत दिशा में परिवर्तन होगा। तो यही जो है मांग वक्र का ढाल होता है। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जो मांग वक्र का ढाल है वो ऋणात्मक क्यों होता है। तो मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होने के जो कारण हैं वह अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, ये जो मांग वक्र है, जब हम ये कहते हैं कि भी मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक है तो इसके क्या क्या कारण हैं, तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी वस्तु की कीमत जब कम होती है तो लोग उसकी अधिक मात्रा क्यों खरीदते हैं। दूसरा, अगर किसी वस्तु की कीमत अधिक होती है तो लोग उसकी मात्रा कम क्यों खरीदते हैं। यानी हम कीमत और मांग के बीच में जो विपरीत संबंध है उसी के कारणों की जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध के कारणों को जान लेंगे तो वही जो है मांग वक्र के ऋणात्मक होने का कारण है, वही जो है मांग वक्र को ऋणात्मक बनाते हैं। तो कई बार ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि किसी वस्तु की कीमत के कम होने पर मांग बढ़ती क्यों है और कीमत के बढ़ने पर मांग कम क्यों होती है। तो दोनों ही वजह है। यही वजह है कि मांग वक्र जो है ऋणात्मक होता हो। तो इस प्रकार से अगर आपको दोनों में से कोई भी चीज़ पूछी जाती है कि मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है या किसी वस्तु की कीमत के कम होने पर मांग क्यों बढ़ती है और कीमत के बढ़ने पर मांग कम क्यों होती है, तो रीजन एक ही रहेंगी। तो आइए एक एक करके इनको अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। देखिए, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है कि जैसे जैसे कोई भी व्यक्ति एक वस्तु की अधिक मात्रा का उपभोग करता चला जाता है, वैसे वैसे उस वस्तु के उपभोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती चली जाती है। सीमांत उपयोगिता का मतलब यहाँ संतुष्टि से है। तो ये हमें भी पता है कि हम जैसे जैसे किसी भी वस्तु की अधिक मात्रा उपयोग करते हैं उससे मिलने वाली संतुष्टि कम होती चली जाती है। अब संतुष्टि को अगर आप और अधिक साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि भी किसी भी वस्तु को जैसे जैसे आप ज़्यादा खाते चले जाएंगे वैसे वैसे वो वस्तु उतनी अच्छी नहीं लगती। उतनी अच्छी ना लगने का मतलब है कि उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता जो है पहले से कम होती चली जाती है। और एक जो अगला जो फैक्ट है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु की जो कीमत देता है वो कीमत जो होती है सीमांत उपयोगिता के बराबर होती है। यानी एक व्यक्ति एक वस्तु की कीमत अगर 10 रुपए दे रहा है तो उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता भी 10 होती है। और किसी भी वस्तु से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। इसीलिए कोई तो किसी वस्तु के लिए 10 रुपए देने के लिए तैयार होता है,
एक व्यक्ति उसी वस्तु के लिए 12 रुपए भी देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति को जो है उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता ज़्यादा होती है। और एक जो अन्य व्यक्ति है वो उस वस्तु के 8 रुपए भी नहीं देता, क्योंकि उस व्यक्ति को लगता है कि भी इस वस्तु के उपभोग से मुझे 8 से भी कम जो है मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से एक तरफ देखिए, जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा का उपभोग किया जाएगा, वैसे वैसे उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती चली जाएगी। दूसरी तरफ एक व्यक्ति कीमत जो है मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर ही देता है। अब हम इस चीज़ को और समझते हैं। मान लीजिए हमने जो पहली वस्तु उपयोग की, हमने 10 मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त हुई। दूसरी वस्तु का उपभोग किया हमने, हमें 8 के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त हुई। और पहली वस्तु की कीमत क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर ही है, तो ऐसे में 10 रुपये एक व्यक्ति देगा। तो क्या अगर 10 रुपये ही प्राइस है तो वो दूसरी वस्तु खरीदेगा, जबकि उसको मार्जिन यूटिलिटी उससे 8 रुपए के बराबर मिल रही है? तो ऐसे में वो दूसरी वस्तु नहीं खरीदेगा। दूसरी वस्तु कब खरीदेगा वो? जब इसकी कीमत भी कम होकर के 8 होगी। तो एक वस्तु 10 रुपए पर बिकी, लेकिन जैसे ही कीमत कम हुई तो दूसरी वस्तु भी बिक गई। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि भी मार्जिनल यूटिलिटी गिरने की वजह से केवल कीमत के कम होने पर ही वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, क्योंकि व्यक्ति जो है मार्जिन यूटिलिटी के बराबर कीमत देता है। तो जब तक अगर मार्जिन यूटिलिटी कम हो गई, जब तक कीमत कम नहीं होगी, तब तक व्यक्ति उस वस्तु को और नहीं खरीदेगा। तो इस वजह से घटती सीमांत उपयोगिता की वजह से जो है किसी भी वस्तु की कीमत कम होने पर ही उसकी अधिक मात्रा खरीदी जाती है। अगर कीमत वही रहेगी तो क्योंकि व्यक्ति के लिए मार्जिन यूटिलिटी कम हो गई है, तो वो उस वस्तु को खरीदना पसंद नहीं करेगा। नेक्स्ट कारण है आय प्रभाव। अब इनकम इफेक्ट क्या होता है कि किसी भी वस्तु की कीमत में जब परिवर्तन होता है, यानी कीमत जो बढ़ती है या कीमत कम होती है, तो उसके कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन होता है। पहले आप वास्तविक आय देखते हैं, रियल इनकम क्या होती है। रियल इनकम होती है कि आपके पास में 100 रुपए है और एक वस्तु की कीमत जो है वो 10 रुपए है, तो आप उससे 10 वस्तुएं खरीद सकते हो, यही आपकी वास्तविक आय है। तो जब किसी भी वस्तु के, किसी भी व्यक्ति की जो आय है, उस आय को हम वस्तुओं और सेवाओं के रूप में की संख्या के रूप में मापते हैं, तो वो वास्तविक आय कहलाती है। अब आपकी आय 100 रुपये है, कीमत बढ़ करके 20 रुपये हो गई, तो आपकी वास्तविक आय 10 से कम होकर के 5 हो गई। इसका मतलब कीमत के बढ़ने पर वास्तविक आय कम होती है। दूसरी तरफ अगर आपकी जो वास्तविक कीमत है वो कम होकर के 5 रुपये हो जाती है, तो आप उसी रुपए से 20 वस्तुएं खरीद सकते हो। तो इस प्रकार से वास्तविक आय का जो फार्मूला है वो है मौद्रिक आय बटा कीमत। तो कीमत क्योंकि इसके बटा में है, इस वजह से कीमत में और वास्तविक आय में विपरीत संबंध होता है। अगर कीमत बढ़ती है तो वास्तविक आय कम होगी, और अगर कीमत कम होती है तो वास्तविक आय बढ़ेगी। तो जब कभी भी उपभोक्ता की जो किसी भी वस्तु की कीमत है उसमें परिवर्तन होता है, तो उसके कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन होने से उसके द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे हम आय प्रभाव कहते हैं। तो इनकम इफेक्ट क्या है कि एक वस्तु की कीमत चेंज हुई, उस कीमत चेंज होने की वजह से उपभोक्ता की वास्तविक आय में चेंज हो गया, और वास्तविक आय में चेंज होने की वजह से वो जो है किसी भी वस्तु की डिमांड जो है कम या ज़्यादा करेगा, तो उसको हम जो है आय प्रभाव कहते हैं। अब आय प्रभाव काम कैसे करेगा वो हम देखते हैं। जब किसी भी वस्तु की कीमत कम होती है, तो कम होने से उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है, क्योंकि पीछे अभी हमने देखा था कि कीमत और वास्तविक आय के बीच में विपरीत संबंध होता है। तो जब कीमत कम हुई तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ गई, और वास्तविक आय बढ़ने के कारण वो उस बढ़ी हुई आय का प्रयोग अधिक वस्तुएं खरीदने पर करता है। तो इस प्रकार से देखिए, कीमत कम हुई, कीमत के कम होने पर जो इनकम इफेक्ट है, उस इनकम इफेक्ट की वजह से वास्तविक आय बढ़ गई। वास्तविक आय बढ़ने के कारण वस्तुओं की वह ज्यादा मांग करेगा। अब आप बीच वाले को भूल जाइए, सीधा आप इसके बीच संबंध देखिए कि कीमत के कम होने पर उपभोक्ता अधिक वस्तुओं की मांग करता है, और इसी वजह से मांग वक्र का ढाल है वो ऋणात्मक होता है। तो इसी प्रकार से अगर कीमत बढ़ जाती है तो कीमत के बढ़ने पर वास्तविक आय कम हो जाएगी, वास्तविक आय कम होने पर उपभोक्ता उस वस्तु की मांग कम करेगा। इस प्रकार आय प्रभाव के कारण जो है कीमत के कम होने से मांग बढ़ती है, और कीमत के बढ़ने से मांग
कम होती है, तो इस वजह से जो होता है कीमत और मांग के बीच ऋणात्मक संबंध बन जाता है और उसकी वजह से मांग वक्र का ढाल जो है वो ऋणात्मक होता है। इसको आप और भी थोड़ा सा आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि भी एक व्यक्ति की जब मौद्रिक आय 100 रुपये है, 10 रुपये कीमत है किसी वस्तु की, तो वो 10 वस्तुएं खरीद रहा है। अब दूसरी अवस्था के अंदर कीमत जो कम होकर के 5 हो गई। अब उसकी जो वास्तविक आय बढ़ करके 20 हो गई। अब 20 वास्तविक आय में वो क्या करेगा, अगर वो 15 वस्तुएं भी खरीदता है तो उस 15 वस्तुओं को खरीदने में उसको जो है केवल 75 रुपये ही खर्च करने पड़ेंगे। पहले 10 वस्तुओं की मांग थी, अब क्योंकि वास्तविक आय बढ़ गई है, उस बढ़ी हुई वास्तविक आय का प्रयोग वो अधिक वस्तुएं खरीदने पर कर सकता है। तो इस वजह से आय प्रभाव के कारण जो है वो किसी वस्तु की कीमत के कम होने पर उपभोक्ता जो है उसकी अधिक मांग करता है। नेक्स्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है कि पहले क्या था, उपभोक्ता की जो आय थी वो कांस्टेंट थी, पर 100 ही माना था। अब आप स्थानापन्न प्रभाव को भी यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि जब उपभोक्ता की आय समान रहती है और एक वस्तु सस्ती हो जाती है, सपोज की दो वस्तुएं एक्स और वाई, अब एक्स की कीमत अगर कम हो जाती है तो अब उपभोक्ता को क्या है कि ये जो एक्स वस्तुएं वाई की तुलना में सस्ती लगने लगती है। अब जब सस्ती वस्तु लगेगी तो वो क्या करेगा, वाई के स्थान के ऊपर एक्स का ज्यादा उपभोग करेगा, एक्स की मात्रा ज्यादा खरीदेगा। तो इसलिए वो जो सस्ती वस्तु है उसका दूसरी वस्तुओं के साथ स्थानापन्न करता है जो उसको महंगी लगती है, और इसी को आप स्थानापन्न प्रभाव कहते हैं। तो स्थानापन्न प्रभाव की वजह से एक व्यक्ति क्या करता है, जो वस्तु उसे सस्ती लगती है, हालांकि वाई पहले 10 थी, एक्स भी पहले 10 थी, अब एक्स कम होकर के 5 हो गई है, वाई की कीमत में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वाई के मुकाबले एक्स उसको सस्ती लगने लगती है, इसलिए वो वाई वस्तु खरीदने की बजाय एक्स वस्तु खरीदना ज्यादा पसंद करेगा। इसकी वजह से एक्स की मांग में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से जो स्थानापन्न प्रभाव होता है, उस प्रभाव की वजह से भी एक उपभोक्ता जो है किसी वस्तु की कीमत के कम होने पर उसकी मांग ज्यादा करता है, क्योंकि जो वस्तु की कीमत कम हो गई वो उसे सस्ती लगेगी, इसलिए वो महंगी वस्तु का स्थानापन्न सस्ती वस्तु के साथ में करेगा, सस्ती वस्तु ज्यादा खरीदेगा। नेक्स्ट है उपभोक्ता समूह का आकार। उपभोक्ता समूह का आकार का मतलब है उपभोक्ता जो वस्तुओं का जिस वस्तुओं को खरीदारों की संख्या है उसमें वृद्धि होना। जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो पहले जो व्यक्ति उस वस्तु को खरीद नहीं रहे थे, उनको महंगी लग रही थी, अब उनको भी वो सस्ती लगने लगती है, इसलिए वो व्यक्ति भी उस वस्तु को खरीदना लगते हैं। तो जब नए खरीदने वाले भी कीमत कम होने से उसको खरीदने लगते हैं तो इससे खरीदारों की या उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ जाती है, और उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने की वजह से मांग जो है वो वस्तु की बढ़ जाएगी। अब उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी किस वजह से, कीमत के कम होने से, और कीमत के कम होने से उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी, प्राइस डाउन हुआ, इससे कंज्यूमर जो है उनकी संख्या बढ़ी, और कंज्यूमर की संख्या बढ़ने से मांग बढ़ गई। अब आप इसको निकाल दीजिए, क्योंकि ये तो हमें प्रभाव देखना है। तो सीधा अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो कीमत के कम होने की वजह से मांग बढ़ रही है, और मांग के बढ़ने का कारण क्या है, कीमत कम होने से उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होना, और दूसरा कीमत जो कम होती है उसकी वजह से जो प्रेजेंट कंज्यूमर होते हैं वो भी पहले से उसकी मांग ज्यादा करने लगते हैं, इस वजह से कीमत के कम होने से मांग पहले से ज्यादा हो जाती है। आगे है विभिन्न उपयोग। कोई भी जो वस्तु होती है, कई बार उस वस्तु के बहुत सारे उपयोग होते हैं, यानी हम एक ही वस्तु को अनेक कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं। तो जब वस्तु की कीमत ज्यादा है तो ज्यादा कीमत होने पर केवल उसको बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों में ही प्रयोग किया जाएगा। यानी हम जो है जो भी कार्य है, सपोज की हमारे पास में ए है, बी है, सी है और डी है। अगर वस्तु बहुत महंगी है तो हम केवल ए में प्रयोग करेंगे, वस्तु और सस्ती हो गई तो हम कहेंगे कि भी बी जो थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण है ए के मुकाबले, इसमें भी वस्तु को लगा लेते हैं। इसी प्रकार से सी, जब कीमत और कम होगी तो सी जो कम उपयोगी है, और डी जो सबसे कम जरूरी कार्य है
वस्तु की कीमत कम होने पर उस कार्य में भी आप उसका प्रयोग करने लगते हैं। तो जब कीमत कम होती है तो बहुत सारे दूसरे कार्यों में भी वस्तु का उपयोग होने की वजह से उसकी मांग तो बढ़ेगी। मान लीजिए कि भी ए है, उसमें 10 वस्तुओं का प्रयोग हो रहा है, बी में 3 वस्तुओं का, सी में 4 का, डी में 6 का। जब कीमत अधिक है तो केवल 10 वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन जब कीमत कम हुई तो हमने बी में भी साधन लगा दिए, अपनी बी में भी हमने वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो बी उपयोग के कारण मांग 13 की हो गई। इसी प्रकार से जब कीमत और कम होती है तो आप सी में भी उसका उपयोग करने लगते हैं। उसकी वजह से जो है वो ये वस्तुओं की मांग बढ़ करके 17 हो जाती है। और जब आप डी में भी उसका प्रयोग और करने लगते हैं कीमत कम होने से, तो ये मांग बढ़ करके 23 वस्तुओं की हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखते हैं कि बिजली है। बिजली के बहुत सारे उपयोग है। बिजली से आप क्या कर सकते हो? लाइट जला सकते हैं, इससे आप प्रेस कर सकते हैं, इससे आप हीटर चला सकते हैं, इससे आप जो है रूम हीटर भी चला सकते हैं, गीजर चला सकते हैं। अब देखिए, अगर बिजली बहुत अधिक महंगी है तो केवल लाइट में प्रयोग किया जाएगा, तो लाइट में जितनी यूनिट लगेगी उतनी का ही जो है मांग होगी। अब बिजली अगर और सस्ती होगी तो हम प्रेस भी करने लगेंगे, अदरवाइज हम कोयले से भी प्रेस कर सकते हैं अगर बिजली ज़्यादा महंगी है तो। अब देखिए, बिजली का उपयोग होने लगा प्रेस करने में भी, तो बिजली की मांग कुछ इधर प्रेस की वजह से प्रेस में उपयोग करने से बढ़ेगी। अब अगर बिजली और सस्ती होगी तो हम हीटर पर ही खाना बनाएंगे, हीटर पर ही पानी गर्म करेंगे, तो ये भी हो सकता है कि इसमें प्रयोग करने से और ज़्यादा बिजली की मांग बढ़े। अगर बिजली और सस्ती हो जाती है तो हम उसका उपयोग जो है गीजर में, गीजर के लिए भी कर सकते हैं, बिजली वाला गीजर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत कम होती चली जाती है, हम उसको कम उपयोगी या कम महत्वपूर्ण कार्यों में भी प्रयोग करने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी मांग कीमत कम होने पर बढ़ने लगती है। अब इसके बाद है मांग के नियम के अपवाद। अब मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम कहता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी, अगर किसी वस्तु की कीमत कम होगी तो उसकी मांग बढ़ेगी। इसका मतलब किसी वस्तु की कीमत और मांग के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप दिखाता है। लेकिन अगर हम अपवाद की बात करते हैं तो अपवाद की अवस्था के अंदर ये होगा कि किसी भी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उसकी डिमांड बढ़ेगी और किसी वस्तु की कीमत के कम होने पर उसकी मांग भी कम होगी। तो उस अवस्था को हम मांग के नियम के अपवाद कहते हैं। और जब हम मांग के नियम के अपवाद की बात करते हैं तो उस अवस्था के अंदर मांग वक्र का ढाल धनात्मक होता है। ये देखिए आप, जब कीमत P से बढ़कर के P1 होती है तो मांग भी D से बढ़कर के D1 हो जाती है। यानी कीमत और मांग में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है। अगर कीमत बढ़ती है तो मांग बढ़ती है और कीमत कम होती है तो मांग कम होती है। तो मांग के नियम के जो अपवाद है वो किस किस अवस्था में हो सकते हैं, उसको अब आप डिस्कस करेंगे। या दूसरा, मांग वक्र का जो ढाल है वो किन किन अवस्थाओं के अंदर धनात्मक हो सकता है, वो भी मांग के नियम के अपवाद में ही आता है। तो आइए हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। देखिए, प्रतिष्ठा सूचक जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं की मांग जो है वो कीमत के बढ़ने पर बढ़ती है और कीमत के कम होने पर कम होती है। इसको वेबलन इफेक्ट भी बोलते हैं। इसका जो प्रतिपादन है वो वेबलन ने किया था, इसलिए इसको हम वेबलन प्रभाव कहते हैं। अक्सर जो महंगी वस्तु होती है वही समाज में प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती है, क्योंकि सस्ती वस्तु तो प्रत्येक व्यक्ति खरीद सकता है, प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच में होती है। लेकिन महंगी वस्तु केवल वही व्यक्ति परचेज कर सकते हैं जिनकी आय बहुत अधिक होती है। इसलिए अक्सर महंगी वस्तुओं को जो प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। अगर हम देखें तो आज हमारे लिए सोना है, हीरे जवाहरात है, चांदी है, वो प्रतिष्ठा का प्रतीक है। उसके पीछे सीधा सा कारण है कि भी उनकी कीमतें बहुत अधिक है। अगर उनकी भी कीमतें बिल्कुल डाउन आ जाए तो आम व्यक्ति के पास में वो वस्तुएं होंगी तो वो कोई भी अपने समाज के अंदर स्टेटस सिंबल नहीं होगा। इसलिए जब इन प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं की कीमतें अधिक हो जाती है तो ये अपने लिए और ज्यादा प्रतिष्ठा का प्रतीक बन जाती है, इसलिए उनकी मांग ज्यादा की जाती है। और जब इनकी कीमत कम हो जाती है तो कीमत के कम होने पर लोग उनको प्रतिष्ठा का प्रतीक नहीं मानते, तो जो लोग प्रतिष्ठा के कारण उन वस्तुओं को खरीद रहे थे वो उनकी मांग कम कर देते हैं। तो जो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती है उन वस्तुओं की अवस्था के अंदर मांग का नियम लागू नहीं होता,
क्योंकि प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं की कीमत के बढ़ने पर ही उनकी मांग बढ़ती है और कीमत के कम होने पर उनकी मांग भी कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है अज्ञानता। कई बार हमें जो है किसी वस्तु की वास्तविकता के बारे में, उसके वास्तविक गुणों के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में ज्ञान नहीं होता। इस वजह से हम जो है या कुछ लोग जो है वो कम कीमत वाली वस्तु को कम महत्वपूर्ण मान लेते हैं और इस वजह से वो कम कीमत के ऊपर उसको कम खरीदते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि ये तो वस्तु सस्ती सी है, सस्ती वस्तु है, इसका मतलब ये कोई काम नहीं करेगी। और जब वही वस्तु महंगी हो जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो कीमत के बढ़ने पर लोग उसको ज्यादा महत्वपूर्ण मानने लगते हैं और उसकी अधिक मांग करने लगते हैं। तो अज्ञानता की वजह से भी कई बार जो होती है, सस्ती वस्तु को लोग कम खरीदते हैं और महंगी वस्तु को लोग ज्यादा खरीदते हैं। या दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, किसी वस्तु की कीमत के कम होने पर लोग उसकी मांग कम करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये वस्तु जो वो कम महत्वपूर्ण है। अक्सर कोई भी व्यक्ति डॉक्टर के पास में जाता है, तो जो डॉक्टर कम फीस लेता है तो उसको लोग ये मानते हैं कि इस डॉक्टर को ज्यादा जानकारी नहीं है, और जो डॉक्टर बहुत अधिक फीस लेता है उसको लोग बड़ा ही अच्छा डॉक्टर मानते हैं। और आधे लोग तो उसको वो फीस दे करके ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन में आता है कि भी हमने बहुत महंगे डॉक्टर से अपना इलाज करवाया है, तो वो डॉक्टर बहुत अच्छा है। इस वजह से जो वो अपने आप को अच्छा महसूस करने लगते हैं। तो ये किस वजह से है? अज्ञानता की वजह से। हो सकता है जो डॉक्टर कम पैसे ले रहा है, वो डॉक्टर अधिक पैसे लेने वाले से बेहतर जानकार हो, लेकिन हमें उनके बारे में वास्तविक नॉलेज न होने की वजह से हम कम कीमत वाले डॉक्टर या सस्ते डॉक्टर को कम महत्वपूर्ण मानते हैं और महंगे डॉक्टर को हम अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल सेल का होता है। अगर सेल में कोई वस्तु मिलती है तो बहुत ही सस्ती मिलती है, इसलिए लोग उसको बहुत ही कम महत्वपूर्ण मानते हैं और कम खरीदते हैं। और अगर वही सेम वस्तु किसी मॉल में जाकर के खरीदते हैं, वही सेम वस्तु चाहे वहीं से उठा करके मॉल में रखी हो, लोग उसको जब बहुत अच्छा मानते हैं और उसकी मांग भी ज्यादा करते हैं, उसको अधिक खरीदेंगे, क्योंकि उनकी कीमत अधिक होने की वजह से लोग उसको बढ़िया मानने लगते हैं। नेक्स्ट है भविष्य में कीमत में वृद्धि या कमी की संभावना। यदि आने वाले समय में किसी वस्तु की कीमत काफी बढ़ने की संभावना है, मान लीजिए आज एक वस्तु जो वो 20 रुपए की है, आने वाले ये लगता है कि 3-4 महीनों में वो के वस्तु जो है 100 रुपए की हो जाएगी, तो वर्तमान में अगर उसकी कीमत बढ़ करके 30 या 40 रुपए भी हो जाती है, तो भी उसकी अधिक मांग की जाएगी, क्योंकि ये लगता है कि 30-40 तो कुछ नहीं है, आने वाले समय में इसकी कीमत और ज्यादा बढ़ने वाली है। इसलिए वर्तमान में कीमत बढ़ने पर भी उसकी ज्यादा मांग करने लगते हैं। दूसरी तरफ यदि ये लगता है कि भी आने वाले समय के अंदर वस्तु की कीमत जो वो कम होने की संभावना है, तो उस अवस्था के अंदर वर्तमान में अगर कीमत कम हो भी जाती है, तो लोग उसकी ज्यादा मांग नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है आने वाले समय में कीमत और कम होगी तो उस समय हम वस्तु खरीदेंगे। वर्तमान में भी कीमत कम हो रही है, लेकिन फिर भी वो लोग जो वस्तु नहीं खरीदते, वो इस इंतजार में रहते कि कब और ज्यादा कीमत कम हो और हम उसकी मांग करें। तो इस प्रकार भविष्य में जो कीमत में परिवर्तन की संभावना है, उसकी वजह से भी कई बार जो होता है मांग का नियम लागू नहीं होता या मांग वक्र का ढाल धनात्मक बन जाता है। नेक्स्ट है वस्तु की पूर्ति के कम होने की संभावना। यदि लोगों को ये लगता है कि भी आने वाले समय के अंदर जब वस्तु की पूर्ति कम होने वाली है, तो वर्तमान में ज्यादा कीमत होने पर भी वो उसकी अधिक मांग करने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है आने वाले समय में वस्तु उनको नहीं मिलेगी। इसलिए अगर वर्तमान में उनकी कीमत बढ़ भी जाती है तो भी वो अधिक डिमांड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी जो अपने गेहूं का सीजन चल रहा है, तो गेहूं के अंदर जो यूरिया खाद जो प्रयोग की जाती है, उस खाद की जो कीमत है वो अब अगर बढ़ भी जाती है तो भी लोग उसकी अधिक मांग करते हैं, क्योंकि उनको लगता है आने वाले समय में अगर यूरिया की कमी हो गई तो उनके लिए जो है फसल के लिए खाद लेना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वर्तमान में कीमत बढ़ने पर भी वो उनकी अधिक मांग करते हैं, क्योंकि उनको लगता है आने वाले समय में यूरिया की कमी होने वाली है, उसकी पूर्ति कम होने वाली है। एक बार दिल्ली के अंदर आज से 3-4 साल पहले की बात है, तो दिल्ली के अंदर जो है एक अफवाह उड़ी थी कि भी नमक जो है उसकी कमी होने वाली है। अब जैसे ही लोगों को ये पता चला कि भी नमक की कीमत जो है वो कि नमक की पूर्ति है वो कम होने वाली है, क्योंकि नमक जो है वो देश में बचा नहीं है, उसकी मात्रा कम हो गई है,
तो लोगों ने दुकानों के आगे जो है लाइन लगा ली और रात को 12-12, 1-1, 2 बजे तक भी वो लाइनों में लग करके जो 10 रुपए में नमक की थैली आती है उसके उन्होंने 300-300 रुपए दिए थे। वजह क्या थी? उनको लगा आने वाले समय में नमक तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि इसकी पूर्ति बहुत कम हो गई है। अल्टीमेटली जो मिनिस्टर थे के संबंधित मिनिस्टर, खाद्य मिनिस्टर, उनको जो है ये बयान देना पड़ा कि देश के अंदर जो है पर्याप्त मात्रा में नमक का स्टॉक है, नमक की कोई कमी होने वाली नहीं है। तब जाकर के जो है वहां पर नमक की कीमतें वापस अपने पुराने लेवल के ऊपर आई। लेकिन हमारा यहाँ पर ये उदाहरण डिस्कस करने का मतलब ये था कि जब कभी भी लोगों को ये लगता है आने वाले समय में कीमतें कम होने वाली है, पूर्ति जो है वो कम होने वाली है, तो वो वस्तुओं से वंचित रहने की बजाय अधिक कीमत होने पर भी ज्यादा वस्तुएं खरीदते हैं। गिफिन गुड्स, गिफिन वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता, ये भी मांग के नियम का अपवाद है। गिफिन गुड्स जो होती है ये निम्न कोटि की वे वस्तु होती है जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता, अर्थात इनकी कीमत के कम होने पर इनकी मांग कम हो जाती है और कीमत के बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ने लगती है। क्योंकि जब इनकी कीमत कम हो जाती है तो लोग इसको घटिया मानने लगते हैं, इसलिए वो उसकी मांग नहीं करते, और कीमत के बढ़ने पर वो जो है इसको बढ़िया मानने लगते हैं, इसलिए वो उसकी अधिक मांग करने लगते हैं। दूसरा, जब गिफन गुड्स की कीमतें कम हो गई, कीमतें कम होने के कारण जो इनकम इफेक्ट है उसकी वजह से वास्तविक आय बढ़ जाएगी, और जब वास्तविक आय बढ़ेगी रियल इनकम के बढ़ने की वजह से एक उपभोक्ता के पास में वास्तविक आय अधिक होगी। अब वास्तविक आय अधिक होने से वो घटिया कोटि की वस्तु नहीं खरीदेगा, तो इसकी वजह से कीमत कम होने से वास्तविक आय बढ़ी, वास्तविक आय बढ़ने से उसने घटिया कोटि की वस्तु की मांग कम कर दी और वो उसके स्थान पर बढ़िया वस्तु खरीदने लगता है। इसी प्रकार से अगर इसकी कीमत बढ़ जाती है, कीमत के बढ़ने से वास्तविक आय जो वो कम होगी, अगर वास्तविक आय कम होगी तो उपभोक्ता के पास में इतना पैसा नहीं बचेगा कि वो महंगी वस्तु बढ़िया वस्तु खरीद पाए, इसलिए कीमत के बढ़ने पर वो वापस घटिया वस्तु की ही मांग करता है। तो इस प्रकार से गिफन गुड्स जो होती है वो भी मांग के नियम का अपवाद है, इन पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। तो ये हमारे जो है आज का जो टॉपिक था, उस टॉपिक के अंदर हमने दो बिंदुओं को डिस्कस किया है। पहला, मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है, और दूसरा, मांग के नियम के अपवाद कौन कौन से हैं। तो इसके साथ अपना जो ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।